एक रिसेंट इंटरव्यू में कहा है कि दैट मोनोलिथिक गवर्नमेंट आपने कहा है इस गवर्नमेंट को, बट कांग्रेस हैज़ बीन पिनाकल ऑफ मोनोलिथिक गवर्नमेंट। तो अब देखिए नेहरू जी के 15 साल, उसके बाद इंदिरा जी, उसके बाद राजीव जी, उसके अलावा अगर कांग्रेस की सरकारें हम कहें तो मोनोलिथिक ही हमेशा ही रही है। देखिए, पहली बात यह है कि जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे वो मोदी जी के जैसे नहीं चलाया देश को। प्रथम बात यह है कि वो सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि उस वक्त सारे नए थे। अगर उनका आग्रह था कि वो कई डेवलपिंग कंट्री देशों के राष्ट्रपति के जैसे कि वो सारे पावर उनके हाथ में ले ले, वो कर सकता था, क्योंकि गांधी जी के देहांत के बाद और सरदार पटेल के देहांत के बाद उनको चैलेंज करने के लिए कोई नहीं था देश में। फिर भी नेहरू जी सबको एक साथ ले आना, सारे लीडर्स के साथ, चीफ मिनिस्टर्स के साथ, ऑपोजिशन के साथ सहयोग करके, कोऑपरेट करके देश को बढ़ाना था उनकी वो। और वो सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को जो सम्मान दिया, जो इज्जत दिया, मेरे ख्याल में वो हमारे डेमोक्रेसी के ग्रोथ में एक बहुत बड़ा रोल था। देखिए, इमरजेंसी के बारे में मैं मान लेता हूँ कि अलग था, लेकिन इमरजेंसी आप सोचिए 35 साल पहले या 45 साल पहले की बात है, 45 साल पहले की बात है कि वो ख़त्म हुआ। अभी हमारे मोस्ट रिसेंट उदाहरण क्या है? यूपीए सरकार। हम तो अभी कोई नहीं कह रहे हैं कि हमारी एक मोनोलिथिक सरकार आने वाले हैं। हम यूपीए के जैसे इंडिया अलायंस सरकार लेके आना चाहते हैं, और इंडिया अलायंस सरकार बहुत पार्टीज़ को एक साथ रख के, मैं वेरी कॉन्फिडेंटली मैं कह रहा हूँ कि ये तो लोगों को पसंद करने वाले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही होंगे। इसमें कोई ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप ऐसी बातें हो नहीं सकते हैं, क्योंकि हम सब कुल मिला के काम करना चाहते हैं। एक क्रिकेट टीम भी अगर हो तो एक मजबूत कप्तान नहीं हो तो 10 दिशा में 10 स्ट्रैटेजीज बनेगी। उससे कौन मेरा चेहरा रहेगा? क्योंकि आप जिनकी बात कर रहे हो उनके साथ आप आइडियोलॉजिकल बैटल राज्यों में लड़ रहे हो, उनको आप साथ में लेके कैसे सरकार बनाएंगे? देखिए, 2004 में ऐसे भी चिंते थे, और हमें इतना अच्छा प्रधानमंत्री मिला कि जब प्रेसिडेंट ओबामा रिटायर कर रहा था अमेरिका का राष्ट्रपति होके, और लोग पूछा कि दुनिया में 3 सबसे मोस्ट इम्प्रेसिव नेता कौन थे जो आपको मिले, उसका पहला जवाब था नंबर 1 डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इस किस्म की इतनी हाई क्वालिटी, जो अंतर्राष्ट्रीय फील्ड में लोग इतने इज्जत देते थे, इस किस्म का प्रधानमंत्री इसी प्रोसेस से निकल आया। तो मैं कहूँगा, अगर एक बार मनमोहन सिंह जी आ सके तो अगले बार भी मनमोहन सिंह के जैसे कोई आएगा। जो भी हो, सारे पार्टीज़ के ओके के साथ ही आएगा, और मेरे ख्याल में आपको ये चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस जो वचननामा या अपना संकल्प पत्र में कई किस्म के कैप्टन होते हैं। ऐसे कैप्टन हैं जो सब कुछ करते हैं और सारे दिखा के करते हैं, और ऐसे कैप्टन भी है जो बहुत चुपचाप करके लोगों को क्वाइटली मैनेज करते हैं, ताकि सब लोग सोचे कि वो है असली हीरो। इस किस्म के कैप्टन भी हो सकते हैं। जो कांग्रेस ने कहा है अपने वचन पत्र में, एक मिनट, कि 8,500 टकाटक चले जाएंगे, क्या फाइनेंशियल प्लान है? क्योंकि इकोनॉमिकली वायबल है क्या ये चीज़, ये मैं पूछना। नेचुरली हम कैलकुलेशन करके कह रहे हैं कि इकोनॉमिकली वायबल है। प्लीज, बिकॉज आई एम टॉकिंग टू डॉक्टर थरूर, बिकॉज आई एम टेकिंग वेरी सीरियसली, बिकॉज आई एम टॉकिंग टू। देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में कुछ नहीं है जो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। हम सारे कैलकुलेशंस करके कहते हैं कि सरकार के पास इतने पैसे हैं, आप कैसे खर्च करेंगे ये है। और आपको पता है कि जो बीजेपी सरकार ने किए, बहुत ज़्यादा फ्यूल और डीजल और पेट्रोल के टैक्स बढ़ा के, जीएसटी को बढ़ा के बहुत तकलीफ़ें दी हैं साधारण आम आदमी को। हम बिना आम आदमी को तकलीफ़ करके ही ये सब हम करेंगे। इकोनॉमी कहीं ना कहीं हमको तो डिसीजन लेना पड़ेगा एज अ नेशन की, कहीं खत्म करें। नहीं, ख़त्म करने की बात तो बहुत दूर है। बीजेपी की टाइम भी सब्सिडी है ना, आपको पता है कि ये छोटी सी बात नहीं है। जनधन अकाउंट में कौन पैसे भेजते हैं? भाजपा सरकार ही भेजते हैं। तो जीरो बैलेंस अकाउंट सर। लेकिन उसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट्स का ट्रांसफर जो होता है, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरू किया था, वो भी हो रहा है। देखिए, अब तो डिबेट करने के लिए वक्त नहीं, माफ कीजिए। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हम चिंतित हैं। थैंक्स अ लॉट।